नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद वीरू सर में। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड अर्थात जैक के द्वारा है ना प्रकाशित प्रश्न मॉडल पत्र सेट 1। और ये आपका सेट जो है वो है आपका भूगोल का, ठीक है, क्लास 12 का। और ये आपको पता होने चाहिए कि टोटल जो मार्क्स है वो 40 मार्क्स का है, ठीक है। और समय जो है 1 घंटे 30 मिनट का है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 कंप्लीट रूप से इसको हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? पहला है व्यवहारवादी भूगोल, ख है सांस्कृतिक भूगोल, ग है चिकित्सा भूगोल और घ है सैन्य भूगोल। देखिए, इसमें से नहीं पूछा है तो हम पहले बता देते हैं कि इसमें से सामाजिक भूगोल का जो उपक्षेत्र है वो आपका व्यवहारवादी भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, लेकिन इसमें सैन्य भूगोल वो आपका नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? ठीक है, का ऑप्शन है निर्वाचन भूगोल, पर्यटन भूगोल, भौतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ठीक है। तो देखिए, राजनीति की बात किया है तो हम लोग देखते हैं कि ये निर्वाचन जो भूगोल है वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, ठीक है, उपक्षेत्र है। तो ये आपका का नंबर हो जाएगा निर्वाचन भूगोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछा है, ठीक है। आप नहीं पर गोल कर दीजिए और उसे पता आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा है, तो नहीं पूछा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन का है आपका संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल का जो उपक्षेत्र नहीं है तो कौन नहीं है? आपका ऐतिहासिक भूगोल। देखिए ये आपका कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, इतिहास के बारे में बता रहा है ना, इसलिए आपका ये नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ठीक है, 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा, ठीक है, डी सॉरी गा नंबर, यानी कि 60%। आपको पता होगा कि कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एशिया कंटिनेंट में है ना, चाइना सबसे फर्स्ट कंट्री में आता है, उसके बाद इंडिया आता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? पहला देश के निवासी, देश के अन्य संसाधन, देश की अर्थव्यवस्था और देश के उद्योग। देखिए वास्तविक संसाधन जो होता है वो आपका होता है देश के निवासी, पीपल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, देश के निवासी। ये हमारे धन क्या होते हैं? धन के रूप में होते हैं, वास्तविक धन के रूप में होते हैं, रियल एक वेल्थ के रूप में होते हैं। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। रियल है? तो यह कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है ना? तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा जॉर्ज सी क्रेसी, यानी कि गा नंबर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? सघन मतलब जो लार्जेस्ट जो डेंसिटी वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, वो कौन सा है ना? तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो नदी घाटी क्षेत्र होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो नदी किनारे क्या होता है,
बहुत ऐसे जो सॉइल होते हैं फर्टाइल होते हैं, ठीक है। नदियों द्वारा जो पानी भग कर आता है उस पानी के साथ क्या होता है, मिट्टियाँ आती है, और मिट्टी जो होती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नदी किनारे बसना पसंद करते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, नदी घाटी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु या मृदाएं, ठीक है। तो जलवायु जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। कौन सा मिट्टी है जहाँ पे उस मिट्टी का लोग उस मिट्टी के मतलब क्षेत्रों में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा दोमट मिट्टी, मतलब ये उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण से उस मिट्टी का उपयोग खास करके इरिगेशन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जननकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था, ठीक है। तो जननकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार बता रहा है कि किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है, ठीक है। बर्थ रेट और आपका डेथ रेट दोनों क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। तो ये प्रथम जो अवस्था है, फर्स्ट स्टेज जो है, उसमें क्या होता है, दोनों आपका उच्च होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननकीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं। जो डेवलप कंट्री है, जब डेवलप नेशंस हैं, वो जननकीय संक्रमण में किस अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था, ठीक है। तो जो विकसित राष्ट्र होते हैं, डेवलप कंट्री होते हैं, वो आपका द्वितीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं। लिंगानुपात आप पढ़े होंगे इस विषय में, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि सेक्स रेशियो हम किसे बोलते हैं, ठीक है। 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है उसी हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो, यानी कि हिंदी में उसे लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है, ठीक है। मूल्य सापेक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें आपका वृद्धि और विकास दोनों होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ग नंबर, क एवं ख दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 14 है, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब वो कौन सा देश है जहाँ के लोगों का जो एज होता है बहुत अच्छा होता है, सर्वाधिक मतलब कोई बहुत एज तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका जापान, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था, है ना। जो मानव विकास का जो आधारभूत आवश्यकता है उसके उपागम के लिए, उसके एक प्रकार से विपणन के लिए, है ना, कौन सा किस प्रकार का संगठन का प्रस्तावित किया गया था। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक देश भारत से ऊंचा है, ठीक है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वह कौन सा कंट्री है जो भारत से भी ऊंचा है, ठीक है। तो वो आपका श्रीलंका है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। यानी कि किस क्षेत्र के जो लोग होते हैं जब काम करते हैं उसको लाल कॉलर लेबर कहा जाता है ना। तो वे आपका द्वितीय क्षेत्र के लोग होते हैं, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है। मतलब कौन सा उसका एक्टिविटीज है मानव का जो बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही एक प्रकार से एंशियंट है, बहुत प्राचीन है, ठीक है। तो आप देखिएगा कृषि तो बहुत बाद आया, उद्योग धंधे बहुत बाद आया, व्यापार तो बहुत
बात है यार। लेकिन इसमें भोजन संग्रहण और आखेट यानी कि एक प्रकार से भोजन को खोजना और आखेट करना, शिकार करना, ये सबसे पहले आया था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। चलिए अब देखिए 19 नंबर, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ था। ठीक है, किस विचारधारा का विकास हुआ था, तो यहाँ पे प्रकृतिवाद, नियतिवाद और निश्चयवाद, ये तीनों प्रकार का जो विचारधारा था ये जर्मनी में, ठीक है, आधुनिक भूगोल के लिए एक प्रकार से विकास हुआ था। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका घ नंबर यानी कि सभी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अर्धकुंडे के लेखक कौन है। ठीक है, अर्धकुंडे का जो लेखक है वो कौन है, ये आप देखिए। इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, वो आपको जानना पड़ेगा, बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई आपको उपाय नहीं है, इसलिए इसका आप आंसर को रट ही लीजिए, वो कार्ल रिटर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, जो संभववाद शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, कौन से, वो एक प्रकार से भूगोल वेदा थे। चलिए तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा आपका फ्रेबे, गा नंबर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है ना। ये देखिए डार्विन जो है, ये आप पढ़े होंगे, डार्विन बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे कि जो डार्विन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हमारे जो स्पीसीज, हमारे जो प्रजाति हैं उसके बारे में किस प्रकार से ओरिजिन हुआ, उसके सिद्धांत के बारे में उन्होंने एक प्रकार से पुस्तक लिखा, उसके बारे में बताया। ठीक है, तो उनके जो विद्वान थे वो आपका चार्ल्स डार्विन है ना, का नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा के चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोल वेदा से संबंधित है। ठीक है, देखिए ये जो स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, जो स्टेटमेंट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, वो आपको इनहाउ रट जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी यानी कि घ नंबर, डी ला बालांस है ना, वो आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था। ठीक है, किस विद्वान द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा हमबोल्ट, का नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो लेखक है वो आपका है ब्रेनियस। देखिए इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, का, खा फिर गा दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको सुधार लेंगे, ये आपका घा होगा। ठीक है, ब्रेनियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है। मॉडर्न ज्योग्राफी है ना, द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो भी आपका हमबोल्ट, जो का नंबर हम लोग पहले भी पढ़े हैं, हमबोल्ट को एक प्रकार से मॉडर्न ज्योग्राफी के संस्थापक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलेन सैम्पुल किस देश की थी, है ना। वो जो विचारधारा दिए थे किसके विषय में, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा दिए थे, तो वो विद्वान जो थे एलेन सैम्पुल, वो किस देश की थी, वो कौन से कंट्री की थी। ठीक है, तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की थी। ठीक है ना, इसको हम यूएसए भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, वे है ना लेखक कौन है। ठीक है, तो उनका लेखक कौन है, तो आपका इरेटास्थेनिज है ना। इरेटास्थेनिज जो है, जिन्हें एक प्रकार से ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें का नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है। ठीक है, तो भारत में आपका 17.5 जो है वो आपका भारत में है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि विश्व में जो जनसंख्या के मामले में जो भारत है वो आपका सेकेंड स्थान में आता है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वो आपका आता है चाइना। ठीक है, और सेकेंड में आपका आता है इंडिया आता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। और बहुत ही जल्दी सेंसस हो रहा है। ठीक है, सेंसस मतलब जनगणना हो रहा है,
आने वाले कुछ ही सालों में या तो 10-20 सालों में इंडिया जो है वो चाइना को पीछे कर देगा, खास करके पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, हालांकि डेवलपमेंट करे या ना करे, बट जनसंख्या में वो आगे बढ़ ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? वह कौन सा कंटिनेंट है जहाँ पे सबसे लेस पॉपुलेशन है? ठीक है, सबसे कम जनसंख्या है, तो आपका है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, मतलब दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट में आपका सबसे कम जनसंख्या है। चलिए देखिए 31 क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? अब देखिए क्वेश्चन वही पूछा है कि दक्षिण कंटिनेंट में, है ना, सॉरी अफ्रीका कंटिनेंट में, अफ्रीका कंटिनेंट में कौन सा देश है जहाँ पे अधिक जनसंख्या है? तो आपका है नाइजीरिया, है ना। नाइजीरिया जो है सबसे ज़्यादा एक प्रकार से जनसंख्या है वहाँ पे। कौन से कंटिनेंट में? तो अफ्रीका कंटिनेंट में। ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है ना। तो वो आपका जो प्रदेश है वो आपका है विषुवतीय क्षेत्र। देखिए ये विषुवतीय क्षेत्र। देखिए अगर हम आप लोग को एक और चीज़ बतावें, देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए ये आपका क्या है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो ये जो प्लेसेस है यहाँ पे एक प्रकार से जनसंख्या ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे अगर सन है तो यहाँ का जो लाइट है वो आपका तिरछे जाता है, और इसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो लाइट नहीं पहुँचने की वजह से ये हमेशा बर्फीली क्षेत्र होते हैं। इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि सबसे विरल जनसंख्या मतलब कि ना के बराबर जनसंख्या तो आपका होता है विषुवतीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। जनसांख्यिकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? मतलब जनसांख्यिकीय संक्रमण का कौन सा अवस्था है जहाँ पे मैक्सिमम आपका क्या होता है, जनसंख्या का विस्फोट होता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होता है। ठीक है, तो वो आपका होता है द्वितीय अवस्था में। ठीक है, सेकेंड स्टेज में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन पूछ रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? मतलब कौन सी जलवायु है जहाँ पे जनसंख्या का ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, उष्ण, शीतोष्ण, अति उष्ण और शीत। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण, ये आप टिक लगा लीजिए खा पर, शीतोष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। ठीक है, मतलब इसका एक कैरेक्टर पूछ रहा है कि उसका प्रथम अवस्था का कौन सा कैरेक्टर है जो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन का है कि जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न हो, जन्म दर निम्न और मृत्यु दर उच्च हो, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों निम्न हो, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हो। ठीक है, तो इसका आंसर है वो आपका होगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होना चाहिए, उच्च होने चाहिए। ठीक है, देखिए घ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? वो आपका दिया गया था थॉम्पसन के द्वारा, है ना। 36 का हो जाएगा डी, थॉम्पसन के द्वारा। चलिए अब आ जाओ 37 नंबर क्वेश्चन। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है ना। साक्षरता दर, जन्म दर, वृद्धि दर, घनत्व। ठीक है, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, है ना, एक प्रकार से इंक्रीज रेट और डेंसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा डेंसिटी, यानी कि घ नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि वायु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, वो किस प्रकार से प्रदर्शित करता है? आप देखेंगे कि वायु संरचना और लिंग संगठन ये दोनों क्या करता है, एक प्रकार से प्रदर्शित करता है। अगर आप देखे होंगे तो ये आपका पिरामिड होता है, इधर क्या होता है वायु संरचना, इधर क्या होता है लिंग संगठन। ये दोनों को क्या करता है, एक प्रकार से
प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, डी नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होने पर क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, यानी कि देखिए जनसंख्या पिरामिड की बात कर रहा है कि अगर ये और ये दोनों जो है क्या है, बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होता है, ठीक है, तो वो क्या प्रदर्शित करता है, क्या वो सोच कर रहा है ना, इसमें सोच करता है कि जो पुरुष की जनसंख्या है वो क्या होती है, अधिक होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं हम लोग। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होना क्या प्रदर्शित करता है? अगर सोचो कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका स्थिर हो जाएगा, जनसंख्या क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा एक प्रकार से है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 था, जो लास्ट क्वेश्चन, स्थिर जनसंख्या। देखिए इस तरह से हम लोगों ने सेट 1 को कंप्लीट किया आज। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।